नमस्कार, आप देख रहे हैं वत्स वाच और मैं हूं मुकेश वत्स। फ्रेंड्स, 2021 से मैं आप लोगों को जिस कंजंक्शन के बारे में बता रहा हूं वो कंजंक्शन अब आ चुका है, वो ट्रिगर पॉइंट अब आ चुका है। 2021 से मैं आप लोगों को बताता आ रहा हूं कि जैसे ही नेपच्यून मीन राशि में आएंगे, इस विश्व में धार्मिक उन्माद बढ़ेगा, रिलीजियस पोलराइजेशन बढ़ेगा, माइनॉरिटीज पर अत्याचार होंगे। और 2021 के उस वीडियो में ही मैंने बता दिया था कि 2024 में राहु नेपच्यून का कंजंक्शन होगा और 2025 के आगे शनि, राहु और नेपच्यून तीनों का कंजंक्शन होगा और उसके बाद परेशानियां बढ़ेंगी। आप देखिए 2021 जून में उस वीडियो में क्या कहा गया था, उसका कुछ सेकंड का ये क्लिप। और अब फिर से 164 वर्षों के बाद मीन राशि में अप्रैल में पहुंचने जा रहे हैं नेपच्यून कि 2022 से लेके 2035 तक 13 वर्षों तक नेपच्यून जब तक मीन राशि में रहेंगे, तब तब नेपच्यून के साथ कौन कौन से ग्रहों का कंजंक्शन होगा। जैसे कि सबसे पहले तो उनका गुरु के साथ कंजंक्शन होगा, फिर मंगल के साथ होगा, फिर राहु में 2024 में, और 2025 में नेपच्यून का कंजंक्शन सैटर्न के साथ होगा। आपने इस क्लिप में देखा, मैंने बहुत स्पष्ट कहा है कि 2025 में जैसे ही सैटर्न मीन राशि में प्रवेश करेंगे और नेपच्यून के साथ एक उनका लंबा कंजंक्शन होगा, तो वो एक बड़ा मेजर ट्रिगर पॉइंट होगा इस विश्व में पोलराइजेशन, धार्मिक उन्माद, धर्म के नाम पर तरह तरह के अत्याचार की। उस वीडियो में 2100 वर्षों का इतिहास मैंने आप लोगों को बताया है। फ्रेंड्स, 2100 वर्षों का इतिहास तो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन कुछ 2-4 इंस्टेंसेस मैं आपको बता देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे नेपच्यून जब मीन राशि में आते हैं तो परेशानियां बढ़ती हैं। सबसे पहले 1190 के दशक में नेपच्यून जब मीन में आए थे, उसी समय में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था और भारत में मुसलमान शासन का प्रारंभ हुआ था। उसी समय में नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे यूनिवर्सिटीज को समाप्त कर दिया गया था, जला दिया गया था। बौद्ध भिक्षुओं को और हिंदू धर्मवेताओं को बहुत ही बर्बरतापूर्वक मार दिया गया था। और सिर्फ यही नहीं, यूरोप में भी यही वो समय था, यूरोप और मध्य पूर्व में, जब क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम क्रूसेड्स के रूप में हमको देखने को मिलता है, जिसको मुसलमान लोग जिहाद बोलते हैं, क्रिश्चियंस लोग क्रूसेड्स बोलते हैं। इसके बाद 1390 के दशक में फिर से नेपच्यून आते हैं मीन राशि में। नेपच्यून को पूरा एक सर्कल कंप्लीट करने में 160 वर्षों से ऊपर लगता है। तो 1360 के दशक में जब आते हैं नेपच्यून मीन राशि में, उस समय में क्या होता है, तैमूर लंग नाम का एक भेड़िया, एक बर्बर व्यक्ति, सीरिया से लेकर दिल्ली तक, भारत तक धर्म के नाम पर कहर ढा रहा था। लाखों करोड़ों लोगों के लाशों का उसने बिल्कुल अंबार, एक पहाड़ की तरह लगा दिया था। और ये सब दर्ज है। ये अलग बात है कि भारत के कुछ एक्टर्स अपने पुत्र का नाम तैमूर पर रखना चाहते हैं या रखते हैं, लेकिन वो एक बहुत ही बर्बर व्यक्ति था और धर्म के नाम पर बहुत परसिक्यूशन हुआ उस समय में। और यही वो टाइम था जिस समय क्रिश्चियनिटी को यूरोप में फैलाने के लिए येन केन प्रकारेण हर तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे थे। तो एक तरफ इस्लाम हावी हो रहा था, दूसरे तरफ क्रिश्चियनिटी हावी हो रहा था। इसके बाद 1520 के दशक में, 1528 के बाद नेपच्यून फिर से आते हैं मीन राशि में। यही वो समय था जब एक छोटी सी टुकड़ी को लेकर बाबर नाम का एक व्यक्ति अफगानिस्तान से आता है और भारत में मुगल रूल की स्थापना कर लेता है। और वहां से फिर से रिलीजियस परसिक्यूशन का एक नया दौर शुरू होता है। नॉर्थ इंडिया में हिंदूज पर बहुत ही बर्बर तरीके से अटैक किया जाता है। बाबर तो जल्दी मर जाता है, उसके बाद हुमायूं, और फिर उसके बाद अकबर, और ये तमाम जो मुगल रूल का शासन है उसी समय से शुरू होता है। और उसी टाइम में मलाबार कोस्ट पर, खास करके गोवा और कोंकण बेल्ट में, फ्रांसिस जेवियर नाम का एक जंगली, एक बर्बर, एक भूखा भेड़िया हिंदुओं पर अत्याचार कर रहा था।
आप इंक्विजिशन टाइप करके गूगल में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। लाखों लाख करोड़ों हिंदुओं को उसने, जो कन्वर्ट होने से मना कर रहे थे, उनको आग में झोंक रहा था, उनके चमड़ियां उधेड़वा रहा था। और ये कितनी बड़ी विडंबना है कि रोमन कैथोलिक चर्च ने उसको इन्हीं कृत्यों के लिए संत की उपाधि से विभूषित किया। और हम हिंदुओं की मूर्खता देखिए, उसी के नाम पर आज बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में हम अपने बच्चों का एडमिशन करवाने के लिए बिल्कुल कंपटीशन में, लाइन में लगे हुए होते हैं, पैसा देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज, सेंट जेवियर्स स्कूल, ये सब जो भी हैं, XLRI, आप देख लीजिए। हम हिंदुओं की समझदारी या बेवकूफ़ी, आप जो कहिए। यही वो समय था जब यूरोप में चर्चेज में विभक्त हो रहा था क्रिश्चियनिटी। चर्च ऑफ इंग्लैंड, रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंटिज्म, ये सब हो रहा था। और इसके बाद 17वीं शताब्दी के लगभग अंत में, 1695 के लगभग, जब नेपच्यून फिर से मीन राशि में आते हैं, तो उस समय में फ्रांस के राजा लुई द 14 ने रोमन कैथोलिक धर्म को फ्रांस का ऑफिशियल रिलीजन घोषित कर दिया। बाकी सारे चर्च वालों को खदेड़ दिया वहाँ से। बाकी सारे धर्म वालों को या तो रोमन कैथोलिक बना दिया गया या उन्हें मार दिया गया। इसी टाइम में चर्च ऑफ इंग्लैंड, प्रोटेस्टेंटिज्म, रोमन कैथोलिक चर्च, ये सब चर्चेज में विभक्त हो गया क्रिश्चियनिटी। और इसके बाद फिर 19th सेंचुरी में, 1858 के लगभग, नेपच्यून जब मीन राशि में आते हैं, तो मैं सिर्फ यदि भारत की बात करूं तो भारत में क्रिश्चियनिटी ऊपर चढ़ रहा था, इस्लाम नीचे जा रहा था। लेफ्ट, राइट एंड सेंटर हर तरीके से हिंदुओं को कन्वर्ट किया जा रहा था। ये छोटा सा ग्लिम्प्स मैंने आप लोगों को दिया फ्रेंड्स। पूरा वीडियो देखना है तो उसमें जाकर आप देख सकते हैं। आप उस वीडियो में देखेंगे कि 2021 में ही बता दिया गया था कि कैसे 2023 में इजराइल पर अटैक होगा, कैसे मणिपुर की घटनाएं होंगी। ये सब 2021 में बताया गया था। खालिस्तान के बारे में, इंडिया में जो परेशानियां हैं, वो सब बताया गया है उसमें। अब हम लोग आते हैं कि क्या होगा भारत में। भारत में देखिए, भारत के जितने भी फॉल्ट लाइन्स हैं, उन सभी को उभारने का प्रयास होगा। और ये ऑर्गेनिक रूप से नहीं होगा, इसमें बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो इन्वॉल्व होंगे। हिंदुओं को जातियों में बांटने का प्रयास किया जाएगा। आप सभी लोगों को मालूम है, भारत में कई पाकिस्तान हैं, भारत में कई मिनी चाइना हैं, बहुत सारे लेफ्टिस्ट पॉकेट्स हैं भारत में। भारत में बहुत सारे ऐसे बिल्स आने हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि जिसके बारे में अफवाह फैलाकर लोगों को आंदोलित किया जा सकता है। और ऐसा पहले हो चुका है। CAA का देख लीजिए क्या हुआ था उसमें, किसान आंदोलन में देख लीजिए क्या हुआ था। तो ऐसे तमाम फॉल्ट लाइन्स को उकेरने का प्रयास किया जाएगा। रिच वर्सेस पुअर, हिंदूज वर्सेस मुस्लिम्स, बैकवर्ड्स वर्सेस फॉरवर्ड्स, सिख्स वर्सेस हिंदूज, क्रिश्चियंस वर्सेस मुस्लिम्स, ये सभी चीज़ें होंगी। और इसकी शुरुआत मैं इमीडिएटली कुंभ के बाद ही देख रहा हूँ। जैसे ही शनि आएंगे मीन राशि में, ये चीज़ें शुरू हो जाएंगी। और शनि 2027 एंड तक मीन में है, तब तक ये नेपच्यून के साथ रहेंगे। कई बार वक्री होकर पीछे आएंगे नेपच्यून की तरफ, फिर मार्गी होकर आगे जाएंगे, फिर वक्री होकर पीछे आएंगे। 2-3 बार शनि नेपच्यून के काफ़ी करीब आएंगे और फिर आगे बढ़ जाएंगे। परेशानियां चलती रहेंगी। और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्रिगर पॉइंट्स बताया था। 2030 में जुपिटर राहु का कंजंक्शन, 2031 में शनि केतु और यूरेनस का कंजंक्शन, ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करता रहेगा एक के बाद एक। 2035 तक, जब तक नेपच्यून मीन राशि में रहेंगे, ये जो पूरा लगभग अभी 10 वर्ष का समय बचा हुआ है, इस पूरे विश्व को ये कंजंक्शन बदल कर रख देगा। और इसी में पूरब आगे चला जाएगा, पश्चिम नीचे जाएगा। ऐसा नहीं है कि नेपच्यून जब मीन में आए हैं और शनि राहु के साथ कंजंक्शन हुआ है तो सिर्फ भारत में ही परेशानियां होंगी, और भी जगहों पर होंगी। लेकिन सभी का समावेश एक वीडियो में नहीं किया जा सकता है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि ये विषय इतना लंबा है कि शायद 3 या 4 वीडियोस बनाने पड़ेंगे।
तो मैं आगे आप लोगों को और भी वीडियोस दूंगा। आज मैं जो कहना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कृपया करके अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस जरूर बनाइए, मैं मना नहीं करता, लेकिन सेल्फ डिफेंस भी उनको जरूर सिखाइए। आपके घर पर जब परेशानी आएंगी, आपको खुद को सेल्फ डिफेंस में पारंगत होना पड़ेगा। घर पर कुछ ना कुछ लाठी, डंडा, तलवार कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि अपनी रक्षा करने के लिए। और जब परेशानी आती है तो एक सिटीजन की तरह आप पहले सरकार को आगाह कीजिए, आप बताइए कि कहां पर क्या हो रहा है। गवर्नमेंट एक्शन लेगी, गवर्नमेंट इज फुली गियर्ड अप टू टेक एक्शन, लेकिन गवर्नमेंट की भी अपनी लिमिटेशंस है। आपके घर पर जब हमला होगा, आप गवर्नमेंट को फ़ोन करेंगे, कितना देर लगेगा उनको आने में, तब तक आपको खुद को स्टेप उठाना पड़ेगा। गली मोहल्लों की लड़ाई हर जगह सेना आकर और गवर्नमेंट आकर नहीं लड़ सकती, बहुत सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये मेरा मैसेज, और मैं बार बार 4 साल से कहता आ रहा हूँ, अब वो समय आ गया है, कृपया जाग जाइए, नहीं तो फिर दिक्कत होगी। बंगला गाड़ी बनाना अच्छी बात है, लेकिन उस बंगला गाड़ी को संभालने के लिए शक्ति भी होना आवश्यक है। ऐसा नहीं कि परेशानी आए तो बंगला गाड़ी छोड़कर भाग जाइए। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि मैं जो कहना चाहता हूँ आप लोगों तक पहुँचा पाया हूँ। यदि वीडियो आप लोगों को लॉजिकल लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इसको अवश्य लाइक कीजिएगा और भी मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा। अपना प्यार, अपना आशीर्वाद इसी तरीके से मुझ पर बनाए रखिएगा। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। फिर से मुलाकात होगी अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव। भारत माता की जय।